अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 8 फरवरी आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए भी क्योंकि 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात इस मुल्क में हुए। तारीखी तो हर इंतखाबात ही होते हैं, लेकिन यहाँ तारीख ज़रा मुख्तलिफ इसलिए थी कि पहली बार एक बहुत बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके सिंबल से महरूम किया गया। अदालती फैसले के बाद उनसे बल्ले का निशान जब छिन गया तो उनकी हरीफ जमातें ये समझने लगी कि अब लोग या तो उनको वोट नहीं देंगे या अगर मिल भी गए तो लोगों को पता नहीं चलेगा। फिर हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, हर एक को एक मुनफरिद और अलग ही सिंबल दिया गया। फिर भी इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मुनफरिद और अलग अलग सिंबल्स पर कई लोग आज पार्लियामान का हिस्सा हैं, यानी वो जीते भी। और उसके बाद फिर जब 9 फरवरी को हम देखते हैं कि नताइज का ऐलान होता है तो हर इलेक्शन की तरह इसको भी मुतनाज़ा करार दिया गया। और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जाता है कि ये वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, क्योंकि उनके मुताबिक फॉर्म 45 के जो नताइज थे वो मुख्तलिफ थे और फॉर्म 47 के नताइज मुख्तलिफ। और आज भी हम देखते हैं कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम नज़र आता है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मामलात हैं वो किसी सूरत भी सही नहीं हो पा रहे। बहरा ये कहा जाता है कि मुज़ाकरात भी होंगे, मुज़ाकरात के लिए अनाउंसमेंट भी होती है, लेकिन कहीं नज़र नहीं आते। बिलाखिर आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के तले, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मेन अपोजिशन जमात के तौर पर मौजूद है, उनकी जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई और कहा गया कि पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। और इस एहतजाज में लोग अपनी अपनी जगहों पर, अपने मोहल्ले में, अपने शहरों में निकल के शमे रोशन करेंगे और पुरअमन रैली भी निकालेंगे और इज्तिमाई दुआ करेंगे कि मौजूदा हुकूमत से निजात मिले। क्या आज की जो एहतजाज है वो कामयाब साबित हुई? इस सब पर बात करते हैं। और क्या यही रास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? इन फोकस हैं फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वफाकी वजीर। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। फवाद चौधरी साहब, इससे पहले कि क्या बेहतर है और क्या नहीं, मैं आज की उस बात की तरफ आपके लोगों को लाना चाहती हूँ और आपसे मजीद इंफॉर्मेशन इस पर चाहिए होगी कि आपने आज अपने सोशल मीडिया पर इस पूरे 8 और 9 फरवरी का जिक्र किया है और उसमें आपने बताया कि किस तरह से आप उस वक्त टीवी भी आपको मैसर था, आप जेल में थे और उसके बाद आप भी हैरान हुए। लेकिन साथ ही आपने ये कहा कि शिबली फराज और उमर अयूब एक खामोश डील के तहत खामोश रहे और उसके बाद उन्होंने वो एहतजाज ना किया, जबकि उनको एहतजाज करना चाहिए था। ये डील क्या है, ज़रा इसके ऊपर थोड़ी वजाहत करें और इससे क्या फ़ायदा और किसको पहुंचा? जो पहली बात यह है कि दिसंबर में मैं जब काफ़ी तवील अरसे के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, अगरचे मैं अडयाला जेल में ही कैद था, इमरान खान भी अडयाला में थे, लेकिन जब ये ट्रायल शुरू हुआ तो फिर पहली बार बड़े तवील अरसे बाद मुलाकात हुई। तो मैंने खान साहब से ये बात कही कि मुझे तो नहीं लगता कि इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बहुत अनपॉपुलर है और आपका जो इस वक्त तूती है वो सर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन इमरान खान का तजिया ये था कि नहीं, अब इलेक्शन जो है वो होगा, क्योंकि उसका एक दफ़ा ऐलान हो चुका है जी। तो इसलिए वो रुक नहीं सकता और तुम देखोगे कि तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी जीतेगी। तो उसके बाद फिर उस वक्त तो बाद में खैर जब अदालत के हुक्म के ऊपर वो फिर मुझे भी टीवी मिल गया था, क्योंकि बाकी सारे कैदियों के पास तो वैसे ही टीवी की सहूलत थी, पहले हम लोगों के पास नहीं थी। मैं तो चूंकि उसमें था, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में था, तो मेरे पास नहीं थी, लेकिन वो मिल गई। तो उस नताइज देखते देखते अचानक टीवी, जब पीटीवी था बाकी तो आते ही कोई नहीं थे, वो बंद हो गया। तो उससे जो है उसी वक्त अंदाजा हुआ, मेरा एक ही संतरी था जो वहां पे, तो उसको मैंने कहा कि ये तो काम जड़ा है, तो काम जड़ा को गड़बड़ हो गया है, मैंने तो लग रहा है कि इलेक्शन रिजल्ट जड़े हम तब्दील होंगे। तो वही हुआ। और फिर उस वक्त जो था इमरान खान का यही था कि इलेक्शन हम जीतेंगे। और यकीनन आपने जिस तरह अपने इंट्रो में कहा कि जिस तरह लोगों ने भांत भांत के जो इंतखाबी निशान थे उनको चुना, उसको फिर भी इमरान खान के नाम के ऊपर वोट दिया। तो जो 9 फरवरी था उस दिन उमर अयूब को विक्ट्री स्पीच करनी थी और विक्ट्री स्पीच करके डिक्लेयर करना था कि हम 180 नशिस्तें जो हैं वो जीत गए हैं। लेकिन उमर अयूब और शिबली फराज और उस वक्त की जो कोर कमेटी है, उन्होंने ये फैसला किया कि हम तो बात ही नहीं करेंगे और हम तो पार्लियामान के अंदर रोल अदा करेंगे। मुझे आप बताइए कि किसी अंधे को भी नजर आ रहा है कि इलेक्शन रिजल्ट्स तब्दील हो रहे हैं, वो उस वक्त क्या करेगा? वो एहतजाज की कॉल देगा। और देखिए जिस तरह से आज अगर आगे चल के आप बात करेंगी, अभी आप बात कर रही हैं
कि हड़ताल पंजाब में कामयाब नहीं हुई है। सही। तो अगर पंजाब में कामयाब नहीं हुई तो इसलिए कामयाब नहीं हुई कि माहौल नहीं था, लोकल लीडरशिप नहीं है। 9 फरवरी को तो ये मसले नहीं थे। हर एमपीए, हर एमएनए की सीट जो थी उसके ऊपर धांधली करके उनका नतीजा तब्दील किया जा रहा था। और वो वक्त था जबकि अवाम को बाहर निकालना चाहिए था, लोकल लीडरशिप मौजूद थी। सही। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी ये जो भी मैनूवरिंग हुई इनके साथ, जो अब ज्यादा लोग बात करते हैं जिसकी मुझे गारंटी नहीं है, बट लोग ये कहते हैं कि उमर अयूब साहब को कहा गया कि आप फिक्र ना करें, आप पार्लियामेंट में आ जाएंगे तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलके आप हुकूमत बनाएंगे और आप वजीर आजम होंगे, और अच्छा। इसलिए आप खामोश रहें तो कोई मसला नहीं है। बट दिस इज वन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, आई डोंट नो। लेकिन जो कुछ भी हुआ, 9 फरवरी को पीटीआई की कोर कमेटी, जिसमें उस वक्त उमर अयूब और शिबली फराज अहम रोल अदा कर रहे थे, उन्होंने फैसला किया कि हम एहतजाज नहीं करेंगे। सही। एंड आई थिंक कि इस सारे टेन्योर में जो सबसे बड़ी इमरान खान की अगर कोई खंजर मारी है किसी ने, तो कोर कमेटी का ये फैसला था जिसने इमरान खान की सियासत को बहुत नुकसान पहुंचाया। ओके, तो अब ये जो एहतजाज मुस्तकिल हो रहे हैं, हम उस पर नहीं जाते। अब आज जो एहतजाज की कॉल दी गई और जिस तरह से ये एहतजाज पुट अप किया गया, क्या आप समझते हैं कि वर्कर मायूस नहीं हुआ होगा, या आप समझते हैं कि ये जो सिस्टम इस वक्त इतना स्ट्रांग है और आप देखते हैं कि सूबाई हुकूमतें हाई हैंडेडनेस भी करती हैं, अपोजिशन को जगहें नहीं देती, पकड़ धकड़ भी होती है, ऐसे में इसी किस्म का एहतजाज होता है? लेकिन नादिया, ये एक जो मिथ है ना, वो ये है कि हम इतनी हाई हैंडेडनेस करें और इतनी क्वर्जन करेंगे कि उसके नतीजे में जो रेजिस्टेंस है वो दम तोड़ देगी। ये एक थ्योरी है, आप समझिए, ताकत की। और समझा यही जाता है कि जो ताकत का इस्तेमाल है वो डेटरेंस है। प्रॉब्लम सिर्फ इसमें यह है कि ये डेटरेंस मुस्तकिल नहीं है। ये बात सही है कि इसका टाइम लिमिट भी कोई नहीं है। हो सकता है जैसे ये 3 साल चल गया है, हो सकता है ये 3 साल और चल जाए, हो सकता है ये 3 महीने और ना चले, ये 6 महीने और ना चले। क्योंकि ये जो थ्योरी है डेटरेंस की थ्रू वायलेंस, ये बहुत दफा दुनिया में आजमाई जा चुकी है, और इसकी जो टाइम लिमिट है, टाइम फ्रेम है, वो बहुत अनसर्टन है। सो पाकिस्तान के अंदर आपको जो सियासी हिजान नजर आता है, उसकी बुनियादी वजह ही ये जो थ्योरी है, इसके ऊपर हुकूमत का, एस्टैब्लिशमेंट का जो अमल करना है, वो इसकी वजह से वो हिजान नजर आता है। सही। और जो प्रॉब्लम है वो यही है कि ये किसी वक्त भी एक्सपायर हो जाएगी, और फिर ये एक्सपायर होती है तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, जो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो हुकूमत है और एस्टैब्लिशमेंट है जो जिस थ्योरी के ऊपर है और समझती है कि दैट इज वर्किंग फॉर देम, लेकिन ऑन द अदर साइड 8 फरवरी से आगे, 2024 से आगे नहीं बढ़ रही तहरीक इंसाफ। माजी के भी इलेक्शंस आपके सामने हैं। जिस वक्त 2018 में तहरीक इंसाफ आई, उस वक्त पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को शिकायत और इसी तरह धांधली के इल्जाम थे। उससे कबल जितने इलेक्शन गुजरे उसमें भी होते हैं, लेकिन आगे बढ़ा जाता है। यहाँ लगता है तहरीक इंसाफ से इसके 8 फेब 2024 इसके आगे कोई बात नहीं। नादिया, एक तो पिछले इलेक्शंस का इस इलेक्शन से तकाबुल करना तो बड़ी ज्यादती की बात है। हर इलेक्शंस के अंदर जो मैनिपुलेशंस के इल्जामात भी लगते रहते हैं, उनमें कोई जो कुछ सीटें हैं उनमें ऊपर नीचे होने की बात करते रहते हैं, लेकिन इस तरह से आप समझेंगे 272 की 272 नशस्तें ही जो हैं वो मैनिपुलेट कर ली जाए, ये तो कभी नहीं हुआ। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि आपने पूरे फॉर्म्स ही बदल दिए हों और इस तरह से हुकूमत आई हो। इसलिए इसको कंपैरिजन करना तो बिल्कुल ज्यादती वाली बात है। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है या इस वक्त की पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, देखिए पीटीआई तो खत्म हो गई है क्योंकि उसका काडर खत्म हो गया है। इस वक्त तो इमरान खान है और लोग हैं, और हुकूमत में जो हुक्मरान है वो हैं। एक तरफ हुक्मरान है जिनकी जो असल ताकत है वो क्वर्जन के ऊपर बेस्ड है, दूसरी तरफ इमरान खान है जिनकी ताकत पॉलिटिकल पावर है। अब ये इशू ये है कि जो इमरान खान ने सियासी तौर के ऊपर तो अपने हरीफों को चारों शानों चित कर दिया है। उनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान के इस मकबूलियत का, इमरान खान की इस पॉलिटिकल जो एक चैलेंज उन्होंने खड़ा किया, उसका मुकाबला आखिर करना कैसे है, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। सो कमिंग बैक टू द अर्लियर डिस्कशन दैट वी वर हैविंग,
अब देखना सिर्फ ये है कि जो जिस तरह से 2 मिथ्स थी पहले कि इमरान खान तो हफ्ता जेल नहीं निकालेंगे। दूसरी मिथ थी कि ये तो इमरान खान जो कि जब काडर पीटीआई का खत्म कर देंगे तो वो वोट भी खत्म हो जाएगा। ये दोनों गलत साबित होंगे। अब तीसरी मिथ के ऊपर पूरी की पूरा निज़ाम खड़ा है, वो ये है कि हम जो भी जुल्म कर लें, जो कुछ भी कर लें, लोगों ने बाहर नहीं आना। अब देखना ये है कि ये तीसरी जो मिथ है ये कब टूटेगी। और प्रैक्टिकली मेरा नहीं ख्याल इमरान खान इस वक्त जो है वो कोई डील करेंगे या किसी तरीके से वो करेंगे। अल्टीमेटली हुकूमत को अगर अकल है, कुछ निगोशिएशंस की तरफ जाना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगी, क्योंकि ये जो मसला है नाउ ये तो एक स्टेट लेवल इशू हो गया है। लोगों का जो इश्क है इमरान खान से वो तो इस वक्त बहुत ज्यादा है और उसका कोई जवाब हुक्मरानों के पास नहीं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए कि आपका भी जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, आपने एक पूरी बैठक भी रखी और उसके बाद भी इस पर बात करते रहते हैं। क्या आप उससे मायूस हो गए हैं या उस पर अब आप ज़ोरों शोर से काम कर रहे हैं? क्योंकि अभी देखिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जैसे ऑपोजिशन का एक प्लेटफॉर्म होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग उभर के सामने नहीं आया है। नहीं देखिए ना, हम तो एक मौका देना चाहते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को कि वो देखिए हम जब डायलॉग की बात करते थे तो आप अप्रिशिएट करेंगी कि उस वक्त डायलॉग की बात कर ही कोई नहीं रहा था। बिल्कुल। और तमाम लोग जो थे वो हमें तो गद्दार डिक्लेयर कर रहे थे कि जी ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है, ये कह रहे हैं। और अब हम ये जब करते हैं कि देखिए आपने महमूद अचकज़ई साहब वो शख्सियत थे जी। जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद लाने में अहम किरदार अदा किया। सलमान अकरम राजा साहब जो थे वो लीगल एडवाइजर थे PMLN की नो कॉन्फिडेंस लाने तक। अपने बाकी दोस्त जो सारे जुबैर साहब जो हैं वो जनरल बाजवा साहब और PMLN के दरमियान राबता कारी का फर्ज अंजाम दे रहे थे। तो अगर PTI इन तमाम दोस्तों से इतनी उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है कि अपनी मेन डिसीजन मेकिंग और अपनी क़यादत ही उनको दे दे, तो फिर PMLN से, पीपल्स पार्टी से और सबसे बढ़कर फौज से बात करने में क्या हर्ज? सही। तो ये तो नहीं हो सकता कि इनके जिन्होंने इमरान खान को उतारा उनके साथी सारे जो हैं वो आपके लीडर बन जाएं और जो असल लोग हैं आप कहें जी हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते। सो दैट्स द प्रॉब्लम जो कि इनहेरेंट PTI की डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है। और अब वो मामला जो है वो खत्म होना चाहिए और देखते हैं ये आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि पस पर्दा हम अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ओके। और इस सिलसिले में हमें उम्मीद है कि जो फैसले हैं होंगे। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि इमरान खान से मुलाकात से पहले आप कम से कम ख़वातीन वर्कर्स को रिलीफ दें, उनको रिलीज़ करें। यास्मीन राशिद हैं, बुशरा बीबी हैं, बाकी ख़वातीन हैं, ताकि उससे एक जनरेट होगी गुडविल, ताकि हम इमरान खान साहब के साथ जाके कोई बात करने जोगे हों। सही। अगर आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी रिलीज नहीं करते, वन साइडेड क्वेश्चन भी रखेंगे, तो आप इमरान खान से मुलाकात करके हम क्या करेंगे? तो पसे पर्दा जो मामलात आपके चल रहे हैं, आप पुरुमीद हैं कि बहुत जल्द आप कोई ब्रेक थ्रू करने में कामयाब होंगे? हमारी उम्मीद यही है, हमारी उम्मीद यही है और हमारा मकमा नज़र यही है कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कुछ रिलीफ जो है वो मिले और इससे पाकिस्तान में जो सियासी हैजान है उसमें कुछ कमी आए। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। 8 फरवरी का एहतजाज और दहशतगर्दी के हवाले से जिस तरह से हुकूमत का रिजॉल्व है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। आमिर साहब, ये तो बताइएगा कि आज का एहतजाज आप किस तरह से देख रहे हैं, जो 8 फरवरी का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अनाउंस हुआ और उन्होंने पुरअमन रखने के लिए उसको जिस तरह से कहा कि मगरिब के बाद जो है वो सब बाजमात नमाज पढ़ें, फिर मशलें रोशन करें और अपने अपने इलाकों में पुरअमन रैलियां निकालें। आप समझते हैं कि ये जो एहतजाज का तरीक़ाकार है, क्योंकि इससे कबल हमने देखा था कि किस तरह से गैरअप था और लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा एहतजाज एक पुटअप करेंगे आज, इसकी रीज़न एक तो मुलाकात है सोहेल आफरीदी साहब की प्राइम मिनिस्टर से, और दूसरा जो पै दर पै दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हुए बलूचिस्तान में और उसके बाद इस्लामाबाद में, इसकी वजह से इन्होंने अपने इस पूरे प्रोग्राम को कट टू साइज़ किया है।
यानी बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद हो, जहाँ पे भी दहशतगर्दी की वारदात हुई, ज़ाहिर है उसकी मज़म्मत की जाती है। जी। और हम तो खुल्लम-खुल्ला बात करते हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान हो, फितनतुल ख़वारिज हो, जो भी इसकी बैक पे हो, हमारे इदारों को अब उनको उनके घर में घुस के जाके मारना चाहिए। हम्म, ये जो तुर्किया और कतर और इधर-उधर से अपीलें आ जाती हैं और हम मुज़ाकरात पे चले जाते हैं, उन्होंने हमें बहुत ख़राब किया है। हम्म, अब जब हमारे पास टेलीफ़ोन कॉल्स भी मौजूद होती हैं, तो हमें वहाँ पहुँचना चाहिए और जाके अक़वाम मुत्तहिदा में ये राइट देता है हम्म, कि हम अपने डिफेंस के लिए जहाँ मर्ज़ी चाहें फिर इक़दामात करें। हम्म, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। ये हम पे तो हमले हो रहे हैं, ठीक है। मुसलसल हो रहे हैं और हम बता रहे हैं। ऐसे माहौल में जब ये हमले हो रहे हैं और कौम एक तरफ बसंत मना रही है, दूसरी तरफ एहतजाज की बात हो रही है। इस एहतजाज पे स्टार्ट मैं यहाँ से करूँगा कि फैसल फरीद चौधरी ने पिछले साल इमरान खान ने जब 5 अगस्त की तहरीक का अनाउंस किया था, तो कहा था कि तहरीक उरूज पे होगी और अली अमीन गंडापुर ने कहा नहीं 90 दिन में हम इसे उरूज पे लेके जाएँगे, 5 अगस्त को इसका आगाज़ होगा और उसके बाद आगाज़ ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर फारिग हो गए, सोहेल सही। अफरीदी आ गए। सही। और फैसल फरीद ने कहा कि ये 5 अगस्त का एहतजाज जिस तरीके से ये मना रहे हैं इमरान खान और इमरान खान की हिदायत पे, हम्म, मुझे लग रहा है कि रात को ये मोबाइलों से टॉर्चें ऑन करेंगे और बस एहतजाज हो जाएगा और वो उससे भी बुरा साबित हुआ। हम्म, अब उस फ़िक्रे को इन्होंने इस तरह इस्तेमाल किया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर तले हम्म, कि जी मशल बरदार जुलूस निकालें, पुरअमन निकालें। हम रज़ाकाराना तौर पे अपील करते हैं कि ताजिर हड़ताल करें, हम्म, पहिया जाम हड़ताल लोग करें। अच्छा कहीं पे जब आप पुरअमन भी चाह रहे होते हैं तो आप लोगों से बात तो करते हैं ना ट्रेडर्स एसोसिएशन से, ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन बिल्कुल। से। तो आपको कुछ नज़र आता है, मुझे मुझे क्या आप भी बता दें कहीं आपको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान या पीटीआई ये एक दूसरे पे ब्लेम गेम डाल रहे हैं, इनके बस की बात नहीं है एहतजाज, ये फँस चुके हुए हैं। ना सर ये बस अपने की लीडर बात के नहीं लिए है आमिर भाई, बस की बात नहीं है, या आप समझते हैं कि वो उनके साथ लोग नहीं हैं, वो मोबिलाइज नहीं कर पा रहे, और सिस्टम के हवाले से क्योंकि बड़ा सख्त निज़ाम है, वो कहते हैं कि इतनी पकड़ दकड़ होती है कि इसी तरह से बस एक कॉल ही काफ़ी है। क्या केपी में पकड़-दकड़ है? हम्म, अगर वहाँ नहीं है, तो वहाँ की एहतजाज मुझे आप बता दीजिएगा। कल रात को अगले हफ्ते हम प्रोग्राम में बात कर लेंगे कि वहाँ कितनी मौसर हड़ताल थी, पहिया जाम थी, ताजिरों ने बंद की हुई थी और मशल बरदार थी। हम्म, इश्यू ये है कि जब क़यादत पंजाब में तो आप कह सकते हैं ना जी पकड़-दकड़ है, डरपोक हैं जी, भाग गए हैं और पिछले 2.5 साल से यही कुछ हो रहा है। जिस तरह की ये डिजिटल हड़ताल कर रहे हैं, उसी तरह के उनके डिजिटल वज़ीर आला थे, हम्म, जो कभी हरीपुर उड़ जाते थे, चाहे उसमें उमर अयूब साथ हों, बेगम बुशरा साथ हों और वो बैरियर को भी तोड़ के निकल जाते थे, गाड़ियाँ उड़ के ऊपर से निकल जाती थी। उस दामन-ए-कोह के रोड पे जिसे आप और हम सब जानते हैं जी। कि वहाँ अगर बड़ा ट्रक जा रहा हो तो दूसरी गाड़ी साइड से क्रॉस नहीं करती। ये कह रही हैं जी कि ब ब ब ब वो लगे हुए थे इसके सीमेंट के बैरियर बने हुए थे, हम राइट। उससे निकल के और आ गए थे। तो ये कहानियाँ सुना-सुना के ना इनके साथ लोग थक गए। हम्म, फिर जो लोग ओरिजिनल आए उनकी जो पकड़-दकड़ हुई, उनकी ज़मानतें कुछ की हुई, कुछ को खुद करनी पड़ी, फिर बाद में क़यादत पूछती नहीं। वो बेचारे अपने रोज़गार बंद करते हैं, छोड़ते हैं काम, फिर आके पेशियों पे आते हैं कि ये ना हुए कि ज़मानत हुई तो वो कैंसल ना हो जाए। हम्म, तो जो एक मरबूत हिकमत अमली अपोज़िशन का ख़ासा होती है और अपोज़िशन में बड़ी-बड़ी तहरीकें इसी तरह ही चली हैं। यहाँ पे ये सब सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के सोचते हैं। अच्छा। इनका ख़्याल है कि हमें वोट चूँकि 8 फरवरी को मिला था, हम्म, तो बिल्कुल उसी तरह आज के दिन में उस लोग निकलेंगे हम्म। और आके एहतजाज करेंगे। जिसको ये कहते हैं कि जी इंतज़ामिया सामने है। ऐसे में ये बताएं ना कि जो पंजाब हुकूमत है, जब उनसे ये मांगी जाती है कि हमें जलसे की इजाजत दे, तो हुकूमत को दे देनी चाहिए, ताकि फिर और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वाकई लोग इनके साथ हैं या नहीं, निकलते हैं या नहीं। उन्होंने आज भी मांगी थी जो कि उन्हें नहीं दी गई। देखिए, मैंने ये नहीं कहा लोग इनके साथ नहीं है। मैंने इनकी क़यादत का कहा कि ओके। इनके बस की बात नहीं है। हम्म, मैंने लोगों के ऊपर तबसरा नहीं किया। लोगों को आप पुरअमन मौका देंगे। हम्म, अब आपने खौफ से कहा कि हम किसी दफ़ा कोई भड़क नहीं मारी। जब आप लाहौर जा रहे थे वज़ीर आला सोहेल अफरीदी और उनकी टीम, हम्म, वो ऐसे जा रहे थे जैसे लाहौर कोई मकबूज़ा और उसे फ़तह करने जा रहे हैं। हम्म, तो फिर अगलों ने समझाया कि फिर आ जाओ, कर लो फ़तह। हम्म, लेकिन अगर लोग आए हुए होते उस दिन, मैं ये बार-बार मुख्तलिफ जगहों पे पीटीआई की सारी क़यादत को कह चुका हूँ कि लिबर्टी में जब आपके झंडे डालों में लेके लोग फिर रहे थे, आपके सरकारी अफसरों, सरकारी गाड़ियों में केपी से जो लोग आए थे, तो पंजाब में, लाहौर में जो लोग निकले थे, कोई वीडियो तो शो करेंगे ना आप। वो कहाँ गए लाहौर में जो इनके साथ इस्तकबाल के लिए आना था, क्यों नहीं आए? ठीक है, लाइट बंद कर दीजिए, रास्ते बंद कर दिए लिबर्टी के। वही लोगों ने तो निकलना था ना। सही। जब लोग आते हैं तो रास्ते खुल जाते हैं, वो नहीं आए। हम्म, तो ये क़यादत के ऊपर एक अदम एतमाद है उनके आम सपोर्टर का, वोटर का। लेकिन वर्कर भी इनसे पीछे हट गया है कि ये फंसवा देते हैं लोगों को। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। सुहेल आफरीदी से क्या लोगों को मायूसी हुई है उनके वर्कर्स को? क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से सिंध में यानी कराची भी वो आए, सिंध का दौरा किया, इवन खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने वो लोगों को मुतहर्रिक बड़े ज़बरदस्त किया हुआ था, एक मोमेंटम उन्होंने बनाया हुआ था। लेकिन वो मोमेंटम हम समझ रहे थे कि 8 फरवरी को उसकी झलक आएगी और वो उस तरह से नहीं आई। उनको समझ आ गई जमरोद में जो उन्होंने इतवार को पिछले करना था जरगा, और उसके ऐलानात होने थे, कुछ खुफिया खतूत दिखाने थे। वहां पे उन्होंने कहा मुझे वजीर आजम ने बुलाया और मैं जा रहा हूं उनसे मिलने के लिए, और वो आ गए। वो बहुत अच्छी बात हुई, इसको कोई बुरा नहीं कहेगा। फिर वो एपेक्स कमेटी की जिसकी मीटिंग वो नहीं बुला रहे थे वो भी बुला ली, बहुत अच्छा हुआ। वो हमारे एक शहीद के जनादे में चले गए, वो भी बहुत अच्छा हुआ। देखिए, सियासत अगर आपको करनी है ना, तो आप रियासत से लड़के नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, आप कहेंगे जी मैं नहीं मानता, ना माने, मिले तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से है ना। वहां कोई भी जो शख्स बैठा होगा जो वजीर आजम होगा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, वो वजीर आजम कहलाएगा। सही। आप मानते हैं या नहीं मानते, आप मिले, उससे एक अच्छा जेस्चर गया। पीटीआई के अंदर चूंकि सोशल मीडिया ब्रिगेड उनको बहुत ट्रोल करती है, तो उन्होंने किया है। वो बड़े परेशान हुए, और खासतौर पर जिनकी रोटी रोजी से लगी हुई है उन्होंने, तो आप देखें कि धमाका अपनी जगह पे है, सब कुछ हुआ। बसंत के ऊपर क्या क्या नहीं किया ट्रोलिंग लोगों को, कि भाई क्या करते हैं ये, बसंत मना रहे हैं, इनकी मजम्मत करें, इनको ट्रोल करें। अच्छा क्या हुआ, किसी ने मानी बात? पीटीआई के अपने लोग खड़े हैं। वदर सदीक साहब जो कोर्ट में गए हुए थे कि जी बसंत नहीं होनी चाहिए, खुद बुढ़े पन्ने खरीदने चले गए। बताएं, ये कोई बात है भला? पूरी पीटीआई की, मतलब अब मैं नहीं कह रहा, ये वीडियोस आई हैं कि अलीमा खान साहिबा के साहबजादे खुद पतंग उड़ा रहे थे। यार ये फेस्टिवल लाहौरों का, ये लाहौरियों की एक पहले से जश्न होता था, बैन था। मरियम नवाज ने रिस्क ये लिया कि उन्होंने इसको ओपन किया, सिक्योरिटी लगाई, सिस्टम बनाया। और बल्कि मैंने तो शफी जान से कहा, एक जगह में बैठा हुआ था, मैंने कहा यार मैं नहीं कह रहा आप बसंत बनाएं, आपके सूबे में अमनो-अमान आपके कंट्रोल में है, चीजें ठीक हैं, बस ठीक है। फिर आपका जो वहां का सकाफती होते, हर जगह पे बाहर के सकाफती रंग मुख्तलिफ होते हैं, तो आप वहां पे करें, लोगों को सिक्योरिटी दें और मनाएं उस खुशी को। तो वो चुप हो गए थे कि नहीं हमें तो अपने लीडर की रिहाई करानी है। तो वो उनके बैरिस्टर गौर कहते हैं हम तो रिहाई से अब मुलाकात पे आ गए, हमारे हालात इस तरह के बुरे हुए हैं क्योंकि सब आपस में लड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो अब ये ठीक है, सब आपस में लड़े हुए हैं, एक तरफ दहशतगर्दी, अच्छा जेस्चर था प्राइम मिनिस्टर और सुहेल आफरीदी का मिलना, और मिलना चाहिए। आपकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग, लेकिन जाहिर है कि जो काम है रियासत का और जो हुकूमत चलाने का वो साथ साथ चलता है। अब आते हैं इमरान खान साहब के मामलात पे। फिर इस मुलाकात के तनाजुर में देखें, इस एहतजाज के तनाजुर में देखें, अदालती ने जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो ज़ाती मुआलिज को मिलने की दरख्वास्त को मुस्तरद किया, इसको देखें तो ये मामलात हुकूमत और ऑपोजिशन में क्या इसी तरह से चलते रहेंगे, या आपको लगता है कि करंट लीडरशिप कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करेगी? देखिए, महमूद खान चकजई को अगर इन्होंने रोल दिए रखा कि वो नेगोशिएशंस करेंगे तो रास्ता बन जाएगा। पीटीआई का अब तो ये एक सारा ले लेते हैं ना कि जी वो चूंकि खान साहब ने उनको इख्तियार दिया है, तो फिर उसी इख्तियार को अगर बरकरार रखा गया तो सियासत के साथ सियासत होती है। फिर ये नहीं होता जब डीजीएसपीआर ने कितनी दफा कहा है कि आप हमसे क्यों बात करना चाहते हैं, आप सियासतदानों से बात करें, आप हुकूमत से बात करें। अच्छा, जब वो बातचीत होगी, कोई रुकावट होगी, तो हम और आप भी बात करेंगे ना, भाई अब आपसे बात कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं रास्ता निकलता? फिर वो सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब आप धमकी लगाते हैं और धमकियां आपकी कारगर नहीं होती, आप अमली मुजाहरा करते हैं और उसमें आप नाकाम हो जाते हैं, तो फिर सख्ती लामाला आती है। फिर जब आप रियासत के सतूनों पे हमले करते हैं, जब आप फौज के सरबराह को कहते हैं कि जिस पे डीजीएसपीआर को कहना पड़ा कि ये अवाम और फौज में दराड़े डाल रहे हैं और हम इस किस्म की सियासत की इजाजत नहीं देंगे, तो फिर पाकिस्तान के हालात में तो फिर इजाजत नहीं मिलती ना। फिर आपको रास्ता दूसरा सियासी तौर पर लेना है। या तो आप आज की हड़ताल इतनी कामयाब होती कि मैं कहता कि जी मैं जिस बाजार से गुजर के आया हूं इस्लामाबाद में वो भी बंद है, तो नहीं है बंद, बिल्कुल खुला हुआ है। वो प्रेशर क्रिएट करने से कर नहीं पा रही ऑपोजिशन के, जिसके बाद वो मजबूर कर सकती है। रास्ता ले लें, फिर गुफ्तगू से रास्ता ले लें अपने लिए। यहाँ पार्लियामेंट को हिस्सा बनाएं अपनी सियासत का, कमेटियों में वापस आए। जब आप सब चीजों के लिए तैयार हैं तो अपना पोजीशन का हकीकी रोल तो अदा करें ना, कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब फॉर बीइंग विद अस। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
वेलकम बैक। इन फोकस हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर माहिर माशियात हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, आजकल इंडस्ट्री को रिलीफ देने का जो स्टेप लिया हुकूमत वक्त ने और कहा कि इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ दिया जाएगा बिजली की टैरिफ में, एंड ऑल्सो बिकॉज वन ऑफ द रीजंस हुकूमत ये बिलीव करती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़रूरी है। लेकिन साथ ही हम ये देख रहे हैं कि एक कदम ये है तो दूसरा इकदाम जो हुकूमत ने किया है वो घरेलू सार्फिन प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड इनके लिए फिक्स चार्जेस लगा दिए हैं। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो स्टेप इंडस्ट्री के लिए उठाया है ये बेहतर स्टेप है, और इसके बदले जो अब फिक्स चार्जेस आम आवाम पर लगाए जा रहे हैं तो क्या ये बैलेंस आउट किया गया है कि आम सारिफ जो है वो इंडस्ट्री का बोझ उठाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान का आपने देखा पिछले तकरीबन 7 महीने हमारे बरामदात में वाज़ेह तौर पर कमी आई है जी। दूसरी तरफ अगरचे हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत अरसे के बाद में कुछ इजाफा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तकरीबन 4% का। ओके। मगर आप ये सोचिए कि पिछले 5 साल में हमारा जो सनती शोबा है उसमें बहुत कम इजाफा हुआ, और तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान का शरह नमू को अगर बढ़ाना है वाज़ेह तौर पर जी। तो जो मेन सोर्स है इसको हासिल करने का वो सनती शोबा है। ठीक। इस लिहाज से जो हुकूमत ने किया है वो मुनासिब किया है, मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये काफ़ी है? देखिए, एक तरफ तो आपने बिजली के निर्ख जो हैं वो आपने इंडस्ट्री के लिए कुछ कम किए, मगर ये कोई तरीका नहीं है कि आप डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पर उसको बढ़ा दें। राइट। ऑलरेडी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं। अब आप ये सोचिए कि 34 से 40 रुपए तक पहुंच जाता है कि किलोवाट आवर। अब आप ये देखिए कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी जो है, जो सबसे छोटे कंज्यूमर्स हैं, उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप फिक्स टैक्स लगाएं। दूसरा तो मसला ये है इस इक़दाम के साथ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अरसे के बाद एक्सेस कैपेसिटी मौजूद है। ठीक है। और जो बड़ा शेयर है कंजम्पशन में वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का है। सही। अगर आपने उनका बढ़ा दिया और इंडस्ट्रियल कंजम्पशन का कुछ कम किया तो ओवरऑल जो डिमांड है और इस्तेमाल है इलेक्ट्रिसिटी की वो कम हो जाएगी, और उसके नतीजे में हमारे फिक्स कॉस्ट्स बढ़ जाएंगे। तो ये सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए हुकूमत को। तो सर मुझे ये बताइए कि क्या पावर डिवीजन में बैठे हुए लोग ये नहीं समझ रहे, या इवन जो इकोनॉमी देख रहे हैं, कि आप ये नहीं कर सकते कि एक शोबे को आप रिलीफ देने की कोशिश करते हैं और दूसरे पे इजाफी बोझ डालते हैं, तो इसका भी तो एक फॉल आउट होता है फिर, जैसे आपने बताया एक डिमांड सप्लाई में आएगा, एक सारिफ के ऊपर आएगा, फिर उसकी बाइंग पावर पर आएगा, फिर उसके कंजम्पशन के ऊपर आएगा। एज एन कंज्यूमर मे नॉट बी एबल टू बाय। अब दुकानों के तो टैक्स बढ़ जाएंगे ना, उनके भी जब बिजली के बिल बढ़ेंगे वो अपनी कीमतें बढ़ाएंगे, तो फिर ये तो एक विशियस साइकिल चलती रहेगी। जी बिल्कुल। सिर्फ ये कि आपने कुछ बर्डन को एक तरफ से दूसरी तरफ किया है। सोल्यूशन लाइज इन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। ओके। ये तो जिसे कहते हैं ना पासिंग द बक वाला अप्रोच है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। जी बिल्कुल सही। तो सर ये पासिंग द बक वाला विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये तो सिर्फ इसमें नज़र नहीं आ रहा पावर डिवीजन में, ये रेवेन्यू कलेक्शन में भी हमें नज़र आता है। क्योंकि अभी हाल ही में एफबीआर की जानिब से जो उनके ज़राए हैं और जो पता भी चलता है कि उन्होंने जो टैक्स कलेक्ट किया है सैलरीड क्लास से, वो रियल एस्टेट से दुगना है। पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 10% और ज़्यादा लिया है। और इस सैलरीड क्लास के अंदर सरकारी और प्राइवेट ज़रूर हैं, लेकिन अभी वो कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन नहीं हैं। सो ये भी तो एक नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल जी। बात दरअसल ये है कि सैलरी क्लास चूंकि वो एक डॉक्यूमेंटेड तबका है और एट सोर्स डिडक्शन होता है उनके टैक्सेस का, तो नतीजा ये कि ओवर डिपेंडेंस हमने क्रिएट किया है ऑन द सैलरीड क्लास। अब उसके बारे में कुछ आपको कहते चलूं
कि जो हमारा एग्जेम्पशन लिमिट है जी 6 लाख रुपए का, वो बहुत कम है। कम से कम इसको 10 लाख रुपए होना चाहिए था। ये काफी अरसे से अटका पड़ा है 6 लाख पर, जबकि अफरात-ज़र में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है। ओके दूसरी तरफ जो ये है कि मैक्सिमम रेट 35 प्लस सुपर टैक्स वगैरह, ये सब अगर आप देख लें तो हमारे यहाँ जो टैक्स रेट है, जो मुख्तलिफ शेड्यूल्स में रेट्स हैं हमारे सैलरी क्लास के, जी वो बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान का यहाँ जो हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में जो रेट्स हैं, हाई रेट्स, उससे भी हम सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो चुके हैं। अरे वाह, तो हम तो रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं सर। मतलब बिजली का टैरिफ खित्ते में सबसे ज्यादा और सैलरीड क्लास के ऊपर आए टैक्स रेट खित्ते में भी एक तरह से सबसे ज्यादा। और बात दरअसल ये है कि हम अब IMF के साथ बातचीत तय हुई थी कि एक ताजिर दोस्त स्कीम लाएंगे जिससे हम मुनासिब टैक्स कलेक्शन उनसे किया करेंगे, मगर अफसोस की बात यह है कि टारगेट जो था, वो जो मीट किया गया पिछले साल, वो हार्डली 10% था ऑफ द टारगेट। इस साल भी ये टारगेट मुकर्रर किया गया है, मगर कलेक्शन ना होने के बराबर है। तो इन द एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड ऑडिटिंग, हमारा जो बहुत बड़ा क्लास बड़े दुकानदारों का, वो बहुत कम टैक्स देता है। और दूसरी तरफ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रॉपर्टीज पर पाकिस्तान में लॉज के तहत 6 टैक्सेस हैं जी। अब नाम तो नहीं लूंगा मैं, वक्त लग जाएगा, मगर कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेशन का निजाम मौजूद है, मगर कलेक्शन जो है इन 6 टैक्सों से खींच खांच के 0.2% GDP का है। 0.2%। वी आर टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट। यस, अबाउट 0.2%, जबकि ओवरऑल कलेक्शन हमारी पिछले साल 11.3% थी। तो ये हाल है आपके प्रॉपर्टी क्लास को। तो आपने इतने रिलीफ दिए हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। मैंने अभी एक किताब लिखी है जिसमें मैंने ये सब क्वांटिफिकेशन करके बताया है। ओके तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में जो टैक्स बेस को फैलाना चाहिए, हम ये करते हैं कि 1-2 टैक्स बेसिस को चूज करके ढूंढ के सैलरी क्लास, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, इन 2 को बेशुमार टैक्सेशन डाल देते हैं। सर, हमें ब्रॉडन करना है टैक्स बेस को। सर तीसरा भी तो हरबा है ना, पेट्रोलियम लेवी। ये तो पहले कभी सुना नहीं था, और वो जो अब शुरू हुआ वो कहाँ तक पहुंच गया कि पहली छमाही में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कलेक्शन की है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर इन टर्म्स ऑफ पेट्रोलियम लेवी, और इसी तरह कार्बन लेवी जो पहली छमाही में जमा हुई है। तो ये अगर आप करते रहेंगे, मतलब ये तो एक इजी वे आउट हो गया। तो क्या ये कहना गलत ना होगा कि अभी भी जो एलिटिस्ट क्लास है वो ये चाहती है कि इधर उधर करके किसी तरह गोरख धंधा कर दिया जाए नंबर्स का और उन पर इजाफी बोझ डाल दिया जाए, लेकिन खुद जितना इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं वो करते रहें? ये देखिए, पेट्रोलियम लेवी के बारे में मैं कुछ आपको ये बताऊं कि ये लेवी को बढ़ाया गया था कुछ साल पहले, और उसका तरीका ये था कि सेल्स टैक्स को कम करके इसको पेट्रोलियम लेवी के तौर पर ले जाएं, और ये डिविजिबल पूल में नहीं रहेगा, और इसके नतीजे में प्रोविंसेस को कम ट्रांसफर्स होंगे। ये एक तरीका फेडरल गवर्नमेंट ने ढूंढा था अपने ट्रांसफर्स को कम करने का, और नतीजा ये है कि तकरीबन 600 से 700 अरब ट्रांसफर्स कम हुए हैं प्रोविंसेस को इसके नतीजे में। साथ साथ ये भी कहता चलूं कि आप देखिएगा कि पेट्रोलियम लेवी में बड़ी अफसोसनाक बात है जिसका आपके एलिटिस्ट आर्गुमेंट से मिलता जुलता है जी, कि टैक्स रेट जो मोटर स्पिरिट पे है वो हमारा हाई स्पीड डीजल पर उसे कम होना चाहिए, इसलिए कि इससे कमोडिटीज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और मोटर स्पिरिट पे वाज़े तौर पर होना चाहिए, मगर इसका ऑपोजिट है। दिस इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ रॉन्ग टैक्सेशन। बेशुमार एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जहां रिलीफ आपने अमीर तबके को दिया हुआ है। इस बात का हमें बहुत अफसोस है।
तो सर आखिर में ये बताते जाइए कि अगर हम इसी तरह से अपनी पॉलिसीज़ को लेकर चलते रहे, जिसमें हमने अभी थोड़ा सा जिक्र किया है, एक इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, बिजली के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी विल अचीव द रिक्वायर्ड ग्रोथ दैट वी आर लुकिंग एट? देखिए, अफसोस की बात यह है कि माशाल्लाह पिछले साल हमारे एफबीआर का परफॉर्मेंस एक्सेप्शनली अच्छा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। उसके बावजूद शॉर्टफॉल हुआ टारगेट में तकरीबन 1000 अरब का। ठीक। इस साल पोजीशन ये है कि पहले 6 महीने में खींच खांच के 10-11% की रेंज में इजाफा हुआ है और शॉर्टफॉल ऑलरेडी तकरीबन 400 अरब का हो चुका है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम टारगेट होता है आईएमएफ प्रोग्राम में। सही। तो अब परेशानी की बात यह है कि अभी 3rd रिव्यू शुरू होने वाला है, आईएमएफ का मिशन आ रहा है पाकिस्तान। कहीं ऐसा ना हो कि हमें मिनी बजट लाना पड़े अगले कुछ महीनों के लिए, ताकि टारगेट कुछ हद तक भी हम पूरा कर लें। ये बहुत परेशान कुन है, इसलिए कि इस साल एफबीआर के रेवेन्यूज में कोई खास इजाफा नजर नहीं आ रहा है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपसे बिल्कुल गुफ्तगू भी हम करेंगे जब आईएमएफ के 3rd रिव्यू तक पहुंच रहे होंगे, बट दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।